सेकंड अपन बात कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी डेल्टा एन बराबर 0 शून्य वाली क्रियाओं की, जो कि उसमें शोषी होती थी। डेल्टा एन बराबर 0 वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा और साम्य स्थिरांक का मान दाब और आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अब डेल्टा एन बराबर प्लस पॉजिटिव वाली क्रियाओं की बात कर रहे हैं, ये भी उसमें शोषी होती हैं। देखिए जैसे कोई क्रिया है PCl5 टूटता है PCl3 और Cl2 में। तो PCl5 PCl3 और Cl2 में टूटता है। प्रारंभिक सांद्रता की बात करें हम, प्रारंभिक सांद्रता अपने को 1 मोल लेनी होती है। PCl5 की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल। तो स्टार्टिंग में उत्पाद की मात्रा 0 मोल होती है। फिर बात करेंगे यदि वियोजन की मात्रा x हो तो 1 मोल लिया हमने, x मोल टूट गया, x मोल वियोजित हो गया। तो 1 में से जितना लिया उसमें से कितना टूट गया उसको माइनस कर देते हैं। तो 1 मोल लिया, x मोल टूट गया, क्या बनेगा 1 माइनस x, और जितना ये टूटेगा उतने ये बनेंगे। तो ये x मोल बनेगा और ये भी x मोल बनेगा। फिर हमको चाहिए आयतन, क्योंकि मोल में आयतन का भाग देते तब सक्रिय द्रव्यमान निकलता है। कि यदि आयतन 2 लीटर हो तो सक्रिय द्रव्यमान आयतन का भाग दे देते हैं। तो 1 माइनस एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी, एक्स अपॉन बी। अब साम्य स्थिरांक निकालेंगे अपन केसी। केसी कैसे निकालते हैं? उत्पाद ऊपर, क्रियाकारक नीचे। उत्पाद हमारे पास कौन है? PCl3 और Cl2, ये ऊपर हो जाएंगे, और क्रियाकारक है PCl5, ये नीचे आ जाएगा। तो केसी का सूत्र बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्पाद ऊपर रहते हैं, क्रियाकारक नीचे रहते हैं। इनके हम ये मान रख देते हैं। तो PCl3 का मान कितना? x अपॉन बी, इसका मान भी x अपॉन बी, इनका मान हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन बी। अब इसको सॉल्व करें अपन। यहाँ ऊपर 2 बी है, नीचे 1 बी है, 1 बी से 1 बी कट गया। हमारे पास केसी क्या आया? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, नीचे बचा 1 माइनस एक्स, और ये b नीचे आ जाएगा इंटू बी। तो केसी बराबर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बी। तो वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है, आयतन आ रहा है। डेल्टा एन बराबर 0 वाले के सूत्र में आयतन नहीं आता था, इसलिए वो आयतन पर निर्भर नहीं करती थी। इसको अपन सॉल्व करके देखेंगे आगे। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पर x समानुपाती होता है अंडर रूट बी। तो मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो यही बात ध्यान रखनी है कि डेल्टा एन बराबर 0 वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। डेल्टा एन बराबर धनात्मक वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होती है। मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। जैसे उसने कहा कि आयतन 4 गुना कर दिया जाए तो वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुना किया आयतन, तो b की जगह हम 4 रख देंगे। तो 4 रख देंगे तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब आया 2, तो सांद्रता 2 गुना हो जाएगी। ठीक है। जितना वो बोले कि आयतन इतने गुना कर दिया, उतना ही रखो, उसका अंडर रूट निकाल दो, उतने गुना ही सांद्रता हो जाएगी। मतलब सांद्रता, आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता बढ़ेगी, और आयतन घटेगा तो सांद्रता घटेगी। जैसे वो कहे कि आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/16 कर दिया, आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/16,
तो b की जगह क्या कर देंगे 1/16, और 1/16 का अंडर रूट क्या हुआ 1/4, तो वियोजन की मात्रा पहले की तुलना में 1/4 रह जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर यही है कि वियोजन की मात्रा सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। अब Kp ज्ञात करेंगे इसी में हम। Kp ज्ञात करना, Kp ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबके आगे P लगा देते हैं। Kp के लिए जो Kc का सूत्र आया उसमें सबसे आगे P लगाते थे सभी के आगे, तो Kp के लिए क्या हुआ PPCl3 PCl2 अपॉन PPCl5। ये सब क्या है, आंशिक दाब है। आंशिक दाब किसी का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जिसका आंशिक दाब निकालना होता है उसके मोल बटे कुल मोल इनटू कुल दाब। तो पहले कुल मोल निकाले हम, कुल मोल कैसे निकालते हैं, ये द्वितीय पद में इन सभी को जोड़ देते हैं। इनको जोड़े हम 1 - x प्लस x प्लस x, ये -x से प्लस x कट गया, क्या बचा, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा प्लस x, तो 1 प्लस x, ये कुल मोल हो गए इसके 1 प्लस x। माना कि कुल दाब P है, कुल दाब हमने मान लिया P। अब आंशिक दाब निकालेंगे, जिसका आंशिक दाब निकालना उसके मोल बटे कुल मोल इनटू कुल दाब। तो जैसे PPCl3 निकालना अपने को, तो PCl3 का आंशिक दाब, तो PCl3 के मोल x, कुल मोल 1 प्लस x इनटू कुल दाब P। तो PCl3 का आंशिक दाब क्या आया, x अपॉन 1 प्लस x इनटू P। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था कि PCl3 का आंशिक दाब का सूत्र क्या है, PCl3 का आंशिक दाब को कैसे निकालेंगे, तो x अपॉन 1 प्लस x इनटू P, ये इसका आंशिक दाब हो गया। इसी तरीके से Cl2 का निकालें, तो Cl2 के मोल x, कुल मोल 1 प्लस x, कुल दाब P। तो PCl2 का x अपॉन कुल मोल हो गए 1 प्लस x और कुल दाब P। इसी तरीके से PPCl5 निकालें, तो PCl5 के मोल कितने आ रहे हैं 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इनटू P। ये मान रख देते हैं Kp के सूत्र में। तो Kp के सूत्र में इसको मान को हम रखेंगे तो क्या आ रहा है x अपॉन 1 प्लस x इनटू P, दूसरा भी x अपॉन 1 प्लस x इनटू P अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इनटू P। अब ऊपर 2 P है, नीचे 1 है, 1 P से 1 P कट जाएगा, 1 x प्लस से 1 x प्लस कट जाएगा, 1 प्लस x प्लस, तो क्या बचा हमारे पास Kp बराबर x इंटू x स्क्वायर इंटू P अपॉन ये बचा 1 प्लस x और नीचे क्या है 1 माइनस x। अच्छा, आपने एक सूत्र पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। उस तरीके से ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का मतलब 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि Kp बराबर एक्स स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये Kp आ गया एक्स स्क्वायर P। अब यहाँ पर देखो आयतन नीचे था तो वियोजन की मात्रा आयतन के समानुपाती आ रही थी। यहाँ पर
दाब ऊपर है तो व्युत्क्रमानुपाती आएगी। तो दूसरा पॉइंट अपने को जो ध्यान रखने का है वो ये है कि वियोजन की मात्रा दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस पूरी राम कहानी में ये दो ही पॉइंट हमारे काम के हैं बस, कि x समानुपाती √v और x समानुपाती 1/√p या व्युत्क्रमानुपाती p। तो सीधी बात ध्यान रखेंगे कि वियोजन की मात्रा किसमें, डेल्टा n बराबर धनात्मक में, जीरो में तो आयतन और दाब पर निर्भर करती ही नहीं है। डेल्टा n धनात्मक में वियोजन की मात्रा आयतन के वर्गमूल के समानुपाती और दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, जबकि दाब बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा घटेगी। जैसे आयतन 4 गुना कर दिया तो वियोजन की मात्रा 2 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन दाब 4 गुना कर दिया तो 1/√4 मतलब 1/2, तो वियोजन की मात्रा आधी रह जाएगी। ठीक है, ये चीज इसमें निर्भर करती है। तो मेन इसमें ये बात अपने पास हो जाती है। आगे बताते हैं उत्पाद कैसे ज्यादा बनेगा। तो इसमें अपने पास नोट क्या आ गया कि डेल्टा n बराबर धनात्मक वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा आयतन के वर्गमूल के समानुपाती तथा दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आयतन बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, जबकि दाब बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा कम होगी। अब किस कंडीशन में क्रिया आगे जाएगी या अधिक उत्पाद बनेगा, तो क्रिया को अग्र दिशा में चलने के लिए या अधिक उत्पाद बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। सबसे पहले जितना ज्यादा हम क्रिया कारक लेंगे उत्पाद उतनी ज्यादा बनेगा। तो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, समय समय पर उत्पाद निकालते रहेंगे तो क्रिया साम्यावस्था में नहीं आएगी, तो लगातार आगे चलती रहेगी। इसलिए क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, उत्पाद की सांद्रता घटाएंगे। क्रिया ऊष्मा शोषी है, इसलिए ताप बढ़ाएंगे। आयतन बढ़ाया जाए क्योंकि आयतन के वर्गमूल के समानुपाती है, और दाब घटाया जाए क्योंकि दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस 5 कंडीशन में से कोई भी होगी तो क्रिया आगे जाएगी, मतलब उत्पाद ज्यादा बनेगा। तो क्रिया कारक बढ़ाएं या उत्पाद घटाएं या ताप बढ़ाएं या आयतन बढ़ाएं या दाब घटाएं, इनमें से कुछ भी होगा तो क्रिया अग्र दिशा में जाएगी। ये अपने धनात्मक वाली क्रिया हुई। अब बात करेंगे अपन ऋणात्मक वाली क्रिया की। तो तीसरी अपने पास क्रिया आते डेल्टा n बराबर ऋणात्मक वाली क्रियाएं, जिनमें नेगेटिव होगा डेल्टा n का मान, और डेल्टा n बराबर ऋणात्मक क्रिया वाली क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी क्रिया में से हमने कोई एग्जांपल लिया, N2 + 3H2 = 2NH3। N2 + 3H2 2NH3, माना कि प्रारंभ में N2 का 1 मोल लिया तो H2 के 3 मोल लेंगे, क्योंकि H2 N2 की तुलना में 3 गुना है। N2 1 है, H2 3 है। N2 का 1 मोल लिया तो H2 के 3 मोल लेंगे। प्रारंभ में उत्पाद हमेशा 0 होता है। अब यदि वियोजन की मात्रा x है तो 1 - x 1 - x तो 3 - 3x, आगे वाली संख्या को x से गुणा हो जाता है। यहाँ पर ये 2 है इसलिए 2x। आयतन b है तो सक्रिय द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन का भाग दे देते हैं। साम्य स्थिरांक निकाल रहे कैसे निकालते, उत्पाद ऊपर क्रिया कारक नीचे, आगे जो संख्या होती है वो घात पे चली जाती है। NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 H2 की घात 3। इसको ये मान रख के सारी चीजें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x निकल के आता है। x व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के, मतलब वियोजन की मात्रा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और दाब के समानुपाती होती है। तो पूरे अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि ऋणात्मक वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और दाब के समानुपाती होती है। तो डेल्टा n बराबर ऋणात्मक वाली क्रियाओं में वियोजन की मात्रा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती और दाब के समानुपाती होती है। अब किस कंडीशन में क्रिया अग्र दिशा में जाएगी या ज्यादा उत्पाद बनेगा, तो क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाएंगे, उत्पाद की सांद्रता घटाएंगे, ताप घटाएंगे और आयतन घटाएंगे क्योंकि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। ताप क्यों घटाएंगे, क्योंकि क्रिया ऊष्माक्षेपी है, और दाब बढ़ाएंगे क्योंकि दाब के समानुपाती है। तो इस तरीके से ये डेल्टा n बराबर 0 प्लस और माइनस वाली क्रिया हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकता है
और उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पात्र में 1 लीटर आयतन में PCl5 के 2 मोल गर्म किए गए और PCl5 30% वियोजन होता है, तो उसका साम्य स्थिरांक क्या होगा। तो पहले तो अपने को उसका समीकरण लिखना पड़ेगा PCl5 वाला, और PCl5 वाला समीकरण है PCl5 बनाता है PCl3 प्लस Cl2। प्रारंभ में कितने मोल लिए गए, 2 मोल लिए गए। देखिए क्वेश्चन में आपको वो दे रहा है कि 2 मोल लिए, 5 लिए, 10 लिए, जितने उसने बोला उतने मोल अपने को लेने हैं। यदि क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोले कि कितने मोल लिए, तो अपने को 1 मोल लेना है। उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो 1 मोल लेना है, लेकिन यहाँ पर उसने बोले कि कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। तो PCl5 के हमने 2 मोल लिए, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में उत्पाद की मात्रा क्या रहेगी, 0 रहेगी। अच्छा, अब x का मान कितना दिया उसने, वियोजन की मात्रा 30% दी, 30%। तो x कैसे निकालते हैं हम, x निकालते हैं हम मोल इनटू परसेंटेज बटे 100। इससे निकालते हैं x, मोल इंटू परसेंटेज बटे 100। तो मोल कितने हैं, 2 इंटू परसेंटेज कितना है, 30 बटे 100, तो 0.6 आया। तो जो x आया उसको इसमें से घटाते हैं प्रारंभिक सांद्रता में से, प्रारंभिक सांद्रता में x को घटा दें, तो 2 माइनस 0.6, 2 माइनस 0.6। अच्छा, अब इसके आगे संख्या 1 है, इसके आगे भी संख्या 1 है, तो जितने ये टूटेगा उतने ये बनेंगे। तो 0.6, ये भी 1 है तो इसके बराबर ये बनेगा 0.6। अच्छा, अब बचा कितना यहाँ पर, 2 में से 0.6 गए तो 1.4, ये 0.6, 0.6। अब साम्य स्थिरांक निकाल रहे हैं हम। साम्य स्थिरांक Kc कैसे निकालते हैं, उत्पाद ऊपर क्रियाकारक नीचे। उत्पाद कौन है, PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। इसके ये मान रखें 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 1.4। 0.6 को 0.6 से गुणा किया तो हमारे पास 0.36 अपॉन 1.4। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो साम्य स्थिरांक हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसमें और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते थे, इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब एक तो साम्य स्थिरांक हो गया, और क्या क्वेश्चन हो सकता है, पूछता साम्य पर PCl5 के कितने मोल बचेंगे, साम्य पर PCl5 के कितने मोल बचेंगे। तो साम्य पर PCl5 के मोल साम्य पर PCl5 के मोल। अब साम्य पर PCl5 के मोल 2 में से 0.6 कितने बच रहे हैं, 1.4। तो क्या आंसर हो गया, 1.4। दूसरा हो सकता है साम्य पर PCl3 या Cl2 के कितने मोल बनेंगे। तो साम्य पर PCl3 या Cl2 के मोल तो कितने, 0.6 बन रहे हैं, 0.6 इसके, 0.6 इसके, तो 0.6। पूछ रहे साम्य पर कुल मोल, इन सबको जोड़ देते हैं। 1.4 प्लस 0.6 प्लस 0.6 तो 2.6। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। और क्वेश्चन बताएंगे।
जैसे अगला अपने पास क्वेश्चन है कि क्रिया दे दी उसने, क्रिया 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2 के अनुसार SO3 का 40% वियोजन होता है, तो सम्मिश्रांक क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो अपन क्रिया लिखेंगे 2SO3 2SO2 प्लस O2, प्रारंभिक मोल। अब उसने क्वेश्चन में हमें कोई मोल नहीं दिया कि कितने मोल लिए हैं। जब क्वेश्चन में अपने को नहीं दे तो हमें मोल लेना है एक, क्वेश्चन में नहीं देता तो एक मोल लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये एक मोल, और उत्पाद प्रारंभ में कितना मिलेगा? 0,0। वियोजन की मात्रा कितनी है? 40%। तो x कैसे निकालते हैं अपन? मोल इंटू परसेंट अपॉन 100। x मोल कितने हैं? 1%, 40 बटे 100, 0 से 0 गया तो 0.4 आ गया x का मान। तो 1 माइनस 0.4, ये 0.4। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, SO3 के 2 अणु हैं, आगे संख्या 2 है, 2 अणु पर कितना टूट रहा? 0.4। ये टूटने वाली चीजें आगे की संख्या के हिसाब से देखनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी पहले वाले से बाकी की। तो 2 अणु 0.4 टूट रहा है, तो इसके भी 2 अणु है, इसकी संख्या बराबर है। इसका मतलब ये जितना टूटेगा उतना ये बनेगा, संख्या बराबर है। तो ये 0.4 टूटा तो ये 0.4 बनेगा, लेकिन ये कितना? 1। SO3 2 है, ये 1 है, इसका मतलब ये O2 SO3 की तुलना में आधा है। ये 2, ये 1, 2 पर 0.4 टूट रहा है, तो ये इसकी तुलना में आधा है, तो ये आधा ही बनेगा इसकी तुलना में। तो 0.4 की तुलना में आधा 0.2, ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर बचा कितना? ये 0.6, ये बचा 0.4, 0.2। तो Kc क्या हो गया हमारे पास? उत्पाद ऊपर, क्रियाकारक नीचे, SO2 का स्क्वायर इंटू O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर। SO2 का स्क्वायर कितना है? 0.4 का स्क्वायर 0.2 अपॉन 0.6 का स्क्वायर। इसको आप 16 सोल्व कर देंगे, 0.16 इंटू 2 अपॉन 0.36। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपका Kc हो जाएगा। तो अपने पास जैसे अगला क्वेश्चन है कि किसी पात्र में 20% HI का वियोजन नहीं होता है, वियोजन नहीं होता है, 20% का नहीं होता, तो होता कितने का? फिर 80% का होता है। मतलब 20% आ जाएगा, वियोजन नहीं हुआ तो हुआ कितना? फिर 80% हो गया। इससे पहले हम क्वेश्चन में दे रहे थे, वो दे रहे थे कि इतने % वियोजन होता है, तो जितने % होता है उतना x मानते थे। यहाँ बोला 20% का नहीं होता, तो होता कितने का? 80 का होता है, तो x यहाँ पर 80% होगा, ना कि 20%। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने की हो गई। तो HI की क्रिया उल्टी हो जाएगी यहाँ पर, 2HI H2 प्लस, क्योंकि जनरली हम पढ़ते तो H2 प्लस I2 2HI, लेकिन अब उसने HI को ही क्रियाकारक ले लिया तो क्रिया उल्टी हो जाएगी। अच्छा, प्रारंभ में कितनी सांद्रता है? कोई दिया नहीं उसने, तो 1 मोल, कुछ नहीं दे रखा। आगे वाली संख्या से सांद्रता का कोई मतलब नहीं है, कुछ दे रखा तो वो लेंगे, नहीं दे रखा तो 1 लेंगे। उत्पाद x कितना हो गया? 80%, और 1 का 80% 0.8, तो 1 माइनस 0.8, इसके आगे। अच्छा चलो, ये भी एक मैं बोल दूं, 0.8 0.8, मतलब जितना ये टूटेगा उतना ही ये बनेंगे। अब तुलना करेंगे, HI कितनी है? 2 पर कितना बन रहा है? 0.8, तो H2 कितना है? 1, इसकी तुलना में आधा,
तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी एक है, ये भी आधा, तो एक में से पॉइंट हट गए तो 0.2, ये 0.4, 0.4। अब कैसी क्या होगा, H2 I2 अपॉन HI का स्क्वायर, तो 0.4 इंटू 0.4, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04, 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2, तो 2 दूनी 4, और 2 के बाद पॉइंट है तो 0.4, मतलब पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे क्योंकि 2 के बाद है, और 4 से 4 गया तो आंसर क्या आ गया, 4 आंसर। तो इस तरीके से अपन ये इसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है ली सातेलिए का नियम या ला सातेलिए का नियम, एक ही बात है। देखो कोई भी क्रिया होती है उसमें क्रिया कारक होते हैं, क्रिया कारक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। कुछ देर तक क्रिया होती है, क्रिया कारक क्रिया करके उत्पाद बनाते जाते हैं। एक अवस्था आती है जहाँ पर अग्र क्रिया की दर पश्च क्रिया की दर के बराबर हो जाती है, उसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। अब कोई क्रिया साम्य अवस्था में आ जाती है, साम्य अवस्था में आ जाने के बाद आप उसमें कोई बाहरी परिवर्तन कर देते हैं, कोई उंगली कर देते हैं क्रिया में, तो क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो या तो आप उसमें सांद्रता परिवर्तित कर दें, आयतन परिवर्तित कर दें, दाब परिवर्तित कर दें, या ताप परिवर्तित कर दें। तो आप परिवर्तन करेंगे, कोई बाहरी परिवर्तन करते हैं किसमें, ताप, दाब या सांद्रता में। किसी रासायनिक क्रिया की साम्य अवस्था में यदि कोई बाहरी परिवर्तन जैसे ताप, दाब या सांद्रता में कर दिया जाए, तो बाहरी परिवर्तन मतलब आपने ताप कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, कोई एक पदार्थ उसमें मिला दिया, कोई निकाल दिया उसमें से, ठीक है। तो ताप, दाब या सांद्रता में कोई बाहरी परिवर्तन कर दिया जाए तो जो क्रिया साम्य अवस्था में आई थी उसका साम्य डिस्टर्ब हो जाएगा, तो साम्य उस दिशा में खिसक जाएगा जिधर से वो परिवर्तन आपने किया है उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। तो ला सातेलिए नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक क्रिया की साम्य अवस्था में यदि कोई बाहरी परिवर्तन ताप, दाब या सांद्रता में कर दिया जाए तो साम्य उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर से किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। ठीक है, साम्य किधर चला जाएगा, जिधर से परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। जैसे क्रिया दे दी अपन ने कोई H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI। अब क्रिया साम्य अवस्था में है, माना कि आपने इसमें कोई एडिशनल HI मिला दिया, तो अब HI की मात्रा ज्यादा हो गई, HI की मात्रा ज्यादा हो गई, तो अब साम्य को स्थापित होना है वापस, तो अब HI किधर टूट जाएगा, H2 और I2 में, तो क्रिया इस दिशा में खिसक जाएगी, साम्य इधर खिसक जाएगा। अच्छा, यदि आपने इसी में ताप बढ़ा दिया तो ताप में क्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी है, डेल्टा N बराबर 0 वाली क्रिया ऊष्मा शोषी होती है। इसमें आपने ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने पर क्रिया तेजी से होगी, तेजी से होगी तो उत्पाद की तरफ खिसक जाएगी और उत्पाद बन जाएगा। तो ये आपने जो परिवर्तन किया है उस परिवर्तन के विपरीत दिशा में साम्य स्थापित हो जाता है। जैसे हमने परिवर्तन किधर किया, उत्पाद की ओर, उत्पाद मिलाया, तो साम्य किधर खिसकेगा, क्रिया कारक की ओर। आपने अपरिवर्तन ताप में किया तो ताप किस हिसाब से किया, क्रिया कारक के हिसाब से, तो क्रिया कारक को ताप मिल गया तो ज्यादा क्रिया करेंगे तो उत्पाद ज्यादा बनेगा, तो साम्य किधर खिसक जाएगा, उत्पाद की ओर। तो जिधर आपने परिवर्तन किया है उसके विपरीत दिशा में साम्य खिसक जाता है और वापस से क्रिया कहाँ जाती है, साम्य अवस्था में आ जाती है। इसे हम कहते हैं ला सातेलिए का नियम।
अब इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं लासाती के नियम के अनुप्रयोग? कहाँ काम में आता है? लासाती के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले बात करेंगे विलेयता पर ताप का प्रभाव। विलेयता पर ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी कि ज्यादा? आपको पता है कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी पदार्थों के लिए विलेयता समानुपाती ताप और ऊष्माक्षेपी पदार्थों के लिए विलेयता समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती ताप। तो दो प्रकार के पदार्थ है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी को ताप की आवश्यकता होती है, उनको ताप मिल जाता तो खुश हो जाते, चलो ताप आ गया जल्दी घुल जाओ। तो ऊष्माशोषी पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे चीनी, ग्लूकोज की अपन बात करें तो ठंडे जल में कम घुलते हैं, गर्म कर दो जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है, तो ऊष्माशोषी पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि ऊष्माक्षेपी पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कम होती है। जैसे अपन कलई करते हैं अपने दीवारों पे, सफेदी जिसे व्हाइट वॉश कहते हैं, सफेदी करते हैं तो उसमें जो आता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर, उसमें आप देखें पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर वो उबलने लग जाता है पानी उसमें, तो वो ताप दे रहा है। आपने पानी तो ठंडा मिलाया, वो गर्म हो गया तो ताप दे रहा, वो क्रिया ऊष्माक्षेपी हुई। उसमें तुम गर्म मिला दो, वो गर्म क्यों किया? उसको पसंद नहीं है, खुद गर्म हो रहा है, उसको और गर्म कर रहा हूँ। तो ऊष्माशोषी पदार्थों के लिए विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी और ऊष्माक्षेपी पदार्थों के लिए विलेयता ताप बढ़ाने पर घटेगी। अच्छा, दाब के प्रभाव की बात करें तो ठोस पदार्थों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अपन पानी में चीनी मिला रहे हैं और चीनी के दाने को दबा रहे हैं, जल्दी घुल जाते रहो, दबा रहा हूँ, बोला क्यों थक रहा है? ठोस पदार्थों की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, गैसों की विलेयता, गैसों को जितना दबाएंगे उतनी ज्यादा घुलेगी। ठीक है, तो गैसों की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, लेकिन दबा के रगड़ोगे तो जल्दी घुल जाए। ओके, दूसरा अपन बात करेंगे इसमें गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर दाब का प्रभाव। तो गलनांक एवं क्वथनांक पर विलेयता का दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहली बात तो एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि साम्य सदैव कम आयतन की ओर विस्थापित होता है। साम्य सदैव कम आयतन की ओर विस्थापित होता है, मतलब जिधर आयतन कम होगा उस तरफ खिसकेगा साम्य। और आयतन का क्रम आप जानते हैं, सबसे ज्यादा आयतन किसका होता है? गैस का, उससे कम होता है द्रव का, सबसे कम होता है किसका? ठोस का। तो सबसे ज्यादा आयतन गैस का, उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। अच्छा, आयतन ठोस का सबसे कम है
तो पदार्थ ठोस अवस्था में रहना चाहेगा, कहने का मतलब ये हो गया। किधर जाना चाह रहा है वो, कम आयतन की ओर, तो ठोस अवस्था में रहना चाहेगा। अच्छा, अब गलनांक का मतलब क्या हो रहा है, पिघला रहे हैं। तो आप जब किसी चीज को पिघला रहे हैं तो जैसे माना कि वो ठोस है, आपने इसको पिघलाया तो क्या बनेगा, द्रव, और गर्म किया तो क्या बनेगा, गैस। नॉर्मल अवस्था में ये कंडीशन हो गई। इसका मतलब गर्म करने पर कण दूर दूर हो रहे हैं, ठोस में सबसे पास पास, द्रव में थोड़े दूर, गैस में सबसे ज्यादा दूर दूर हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, दाब लगाया, दाब लगाया, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाया, इसका मतलब वो जो कण दूर दूर जा रहे थे उनको आप पास में लेके आ रहे हैं, दबा रहे तो पास में लेके आ रहे हैं, उनको दूर नहीं जाने दे रहे हैं, दूर नहीं जाने दे रहे हैं, कणों को आप पास में ला रहे हैं। और फिर भी आप उनको दूर ले जाना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाओगे तो उस दाब का प्रभाव खत्म होगा तो कण दूर जाएंगे। जैसे जनरली आप करते हैं ना, कोई एक बंद पात्र है, बंद पात्र में कोई चीज आपने क्या कर दी, गर्म करी, अब यदि इसका ढक्कन खुला है तो उड़ती जाएगी, वो उड़ती जाएगी। अब इसने ढक्कन आपने क्या कर दिया, बंद, तो इसमें वाष्प बनती जाएगी, दाब बढ़ता जाएगा, वाष्प बनती जाएगी, दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब दाब उसको कम, इनको पास पास ला रहा है, लेकिन आप लगातार क्या करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर दाब इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ढक्कन फट जाएगा और वो चीज बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब आप ताप बढ़ा रहे तो दाब का प्रभाव कम कर रहे हैं। तो दाब बढ़ाने से कणों को दूर नहीं जाने दे रहे हैं और आप दूर ले जाना चाह रहे हैं तो ताप बढ़ा रहे हैं, तो गलनांक या क्वथनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीज समझ में नहीं आई हो तो सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता है। दाब ज्यादा तो गलनांक क्वथनांक ज्यादा, दाब कम तो गलनांक क्वथनांक कम, सीधी बात, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर पदार्थों के गलनांक एवं क्वथनांक का मान बढ़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दाब। यहाँ पर एक अपवाद होता है कि बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर कम होता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर बर्फ जल्दी पिघल जाती है, बाकी जल्दी नहीं पिघलते हैं। तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर बर्फ शीघ्र पिघलती है। तो दाब बढ़ाएंगे तो किसी भी पदार्थ के गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ेगा, सिर्फ बर्फ के गलनांक का मान कम होता है, क्योंकि बर्फ ठोस अवस्था में रहती है लेकिन आयतन ज्यादा होता है। आप लोग फ्रीजर में बर्फ जमाते हैं तो उसके जो आइस ट्रे होती है उसमें आप ऊपर तक पानी भरते हैं, सुबह बर्फ जम जाती है तो आप देखते हो बर्फ उसके लेवल से ऊपर निकली रहती है, मतलब बर्फ का आयतन ज्यादा होता है पानी की तुलना में, और शाम किधर जाना चाहता है, कम आयतन की ओर। तो बर्फ का आयतन ज्यादा और पानी का आयतन कम, इसलिए बर्फ जल्दी पिघल जाती है, कम आयतन की ओर जाती है, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक ताप बढ़ाने पर कम होता है, मतलब दाब बढ़ाने पर कम होता है, दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ जल्दी पिघलती है। तो बर्फ को शीघ्र पिघलने के लिए कंडीशन क्या हो गई, उच्च ताप, ताप बढ़ाएंगे तो पिघलेगी, और उच्च दाब। बाकी सबके लिए, बाकी दूसरे पदार्थों के लिए जल्दी पिघलने के लिए कंडीशन होती है उच्च ताप निम्न दाब। सिर्फ बर्फ के लिए उच्च ताप उच्च दाब पर जल्दी, दोनों उच्च होने चाहिए, और दूसरों के लिए उच्च ताप निम्न दाब, ठीक है। तो ताप और दाब बढ़ाने पर बर्फ जल्दी पिघलती है। ये इसके अपने अनुप्रयोग हो गए। अगला पॉइंट अपन बात कर रहे हैं
वाष्प घनत्व की सहायता से वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। तो देखो दो प्रकार का वाष्प घनत्व होता है, एक तो होता है सैद्धांतिक वाष्प घनत्व, सैद्धांतिक वाष्प घनत्व, इसको अपन कैपिटल डी या डी टी से लिखते हैं, कैपिटल डी या डी टी थ्योरेटिकल। इसका मान होता है, निकाला जाता है इसका मान अणुभार बटे 2। जिस पदार्थ की बात कर रहा है उस पदार्थ का अणुभार में 2 का भाग देंगे और अणुभार निकालना अपने को आता है परमाणु क्रमांक सम संख्या में तो दुगना और विषम संख्या में तो दुगने से 1 ज्यादा। तो सैद्धांतिक वाष्प घनत्व कैसे निकालते हैं, अणुभार बटे 2। और एक होता है प्रेक्षित या प्रायोगिक वाष्प घनत्व, प्रेक्षित या प्रायोगिक वाष्प घनत्व, इसको लिखते हैं अपन स्मॉल डी या DO ऑब्जर्व। और इसका मान अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन में ये दिया रहता है इसका मान। वो कहता है इसका वाष्प घनत्व इतना है, तो वो इसका मतलब वो क्वेश्चन में दिया गया मान रहता है। तो स्मॉल डी का मान आपको क्वेश्चन में मिलेगा, कैपिटल डी का मान आप निकालोगे अणुभार में 2 का भाग देके। अब वियोजन की मात्रा इससे कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या है, वियोजन की मात्रा x बराबर कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। मतलब सैद्धांतिक वाष्प घनत्व में से आप प्रेक्षित वाष्प घनत्व को घटा के प्रेक्षित वाष्प घनत्व का भाग दे देते हैं तो आपके पास वियोजन की मात्रा आ जाती है। प्रतिशत में पूछे वियोजन की मात्रा प्रतिशत में, तो ये होगी 100 से गुणा कर देते हैं बस, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 100। तो वाष्प घनत्व की सहायता से अपन वियोजन की मात्रा कैसे निकालते हैं, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर देते हैं। क्वेश्चन आया था 2015-16 के आसपास किसी ईयर में कि यदि PCl5 का प्रेक्षित वाष्प घनत्व क्या होगा, स्मॉल डी 90 है, तो वियोजन की मात्रा क्या होगी, वियोजन की मात्रा क्या होगी। तो स्मॉल डी तो आपको उसने दे दिया कितना, 90। अब PCl5 का अणुभार निकाले अपन, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, विषम संख्या है 15 दूनी 30 और 31, प्लस Cl का परमाणु भार होता है 35.5, 5 Cl है तो 1 Cl का 35.5 इंटू 5, तो क्या आया 31 प्लस 177.5, ये हो गया 208.5। अब इससे कैपिटल D निकालें, अणुभार में 2 का भाग दे देते हैं, तो 208.5 बटे 2 104.25। वियोजन की मात्रा क्या होगी, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 100। परसेंटेज में पूछे तो, परसेंटेज में नहीं पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कैपिटल D कितना है 104.25 माइनस 90 अपॉन 90 इंटू 100। 104 में 0.25 में 90 गए तो 14.25 बटे 90 इंटू 100। 1 0 से 1 0 गई, 10 को 14.25 गुणा करेंगे 142.5 बटे 9। 142 में 9 का भाग देंगे तो ये समथिंग हमारे पास आता है 15.83% के समथिंग। तो ये वियोजन की मात्रा होगी। इस तरीके से वाष्प घनत्व की सहायता से हम वियोजन की मात्रा निकाल देते हैं। वाष्प घनत्व 2 प्रकार का है, सैद्धांतिक वाष्प घनत्व जिसमें अणुभार में 2 का भाग दे देते तो निकलेगा, प्रेक्षित वाष्प घनत्व वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। वियोजन की मात्रा निकालेंगे कैपिटल D माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। और
परसेंटेज में नहीं दे रखा तो उसको बिना परसेंटेज के निकालना होता तो कितना होता 0.158। 100 से गुणा नहीं करेंगे, ये हो जाएगा इसमें। इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला जैसे है कि कोई एक क्रिया दे रखी टुकड़े टुकड़े करके, टुकड़े टुकड़े कैसे, जैसे माना कि ए ने क्रिया करके बी बनाया, उसके लिए सम्मिश्रण का मान है K1। ए ने क्रिया ए से बी बना, फिर बी से कोई क्रिया हुई और सी बना, इसके लिए सम्मिश्रण है K2। फिर सी ने क्रिया करी और डी बनाया, सम्मिश्रण है K3। अब यदि क्वेश्चन पूछे कि ए से डायरेक्ट टी बने, बीच के टुकड़ा छूट जाए, तो फिर सम्मिश्रण क्या होगा, तो सम्मिश्रण क्या होगा, तो मतलब क्या है कि कोई क्रिया टुकड़े टुकड़े में करके दे रखी है और उस क्रिया का फर्स्ट से लास्ट पूछ ले वो, तो सभी को गुणा कर देते हैं। आंसर क्या होगा, सभी को गुणा कर देते हैं। तो इसके लिए के का आंसर क्या हो जाएगा, सबको गुणा हो जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3। ऐसा कर दे, उल्टा कर दे, जैसे ए से डी पूछा और डी से ए पूछ ले, और फिर पूछे कि के क्या होगा, डी से ए, ए से डी में सबको गुणा करेंगे, डी से ए में उल्टा पूछ रहा है तो गुणा तो करेंगे लेकिन 1/, हो जाएगा, उल्टा होने पर अपोन उल्टा चला जाएगा। तो ये सारी चीजें के बराबर क्या हो जाएगा, 1/K1 इंटू K2 इंटू K3। तो टुकड़े करके दे रखी है और फर्स्ट से लास्ट पूछ रहा है तो सबको गुणा कर देते हैं, और लास्ट से फर्स्ट पूछ रहा है तो सबको गुणा करके उसका 1 में भाग दे देते हैं। इस तरीके से प्रकाश निकलता है। दूसरी कंडीशन, क्रिया की तीव्रता, फास्टनेस ऑफ रिएक्शन। पूछे कि कौन सी क्रिया तीव्र गति से होगी, तेजी से होगी, तो सम्मिश्रांक के समानुपाती होती है, मतलब जिसमें सम्मिश्रांक का मान ज्यादा होगा क्रिया तेजी से होगी। तो Kc अधिक तो क्रिया तीव्र होगी, और Kc कम तो क्रिया धीमी होगी। फिर क्रिया कारक का स्थायित्व, व्युत्क्रमानुपाती होता है Kc के, क्योंकि आपको पता है Kc क्या होता है, उत्पाद बटे क्रिया का। अब उत्पाद ज्यादा आएगा तो Kc का मान ज्यादा होगा, तो क्रिया कारक जल्दी क्रिया कर लेगा, मतलब कम स्थायी हुआ। अब Kc का मान यदि कम आया तो उत्पाद कम बना, मतलब क्रिया कारक टूटा नहीं, तो क्रिया कारक ज्यादा स्थायी हो गया। तो क्रिया कारक का स्थायी तो व्युत्क्रमानुपाती होगा Kc के, मतलब Kc का मान ज्यादा तो क्रिया कारक कम स्थायी। फिर उत्पाद का स्थायित्व, ये समानुपाती Kc। उत्पाद क्या होता है, Kc क्या होता है, उत्पाद बटे क्रिया कारक। अब Kc का मान ज्यादा कब आएगा, जब उत्पाद ज्यादा बनेगा, तो उत्पाद ज्यादा बनेगा तो उत्पाद ज्यादा स्थायी हुआ। तो यदि Kc का मान ज्यादा है तो उत्पाद अधिक स्थायी होगा। उत्पाद अधिक स्थायी होगा। एक होता है मुक्त गिब्स ऊर्जा या मुक्त गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी, जी बोले जी नॉट बोले, बराबर -2.303 RT log Kp या Kc। इससे Kp या Kc निकालें तो Kp या Kc बराबर e की घात माइनस डेल्टा जी अपॉन RT। ये इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। ये चैप्टर हो जाता है, कल अपन आयनिक साम में पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, टुकड़े में क्रिया करके दे रखी है, फर्स्ट से लास्ट पूछ रहा है सबको गुणा कर देते हैं, लास्ट से फर्स्ट पूछ रहा है सबको गुणा करके उसका 1 में भाग दे देते हैं। कौन सी क्रिया तीव्र होगी, जिसमें Kc का मान ज्यादा होगा,
क्रियाकारक कौन सा स्थायी ज्यादा होगा जिसमें केसी कम होगा, उत्पाद कौन सा ज्यादा स्थायी होगा जिसमें केसी ज्यादा होगा। किरचूफ परिवर्तन का मान क्या है, डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log KP या KC। तो कल अपन आयनिक सम पढ़ेंगे, इतना आप पढ़ेंगे इसको।